बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, स्लोप्स और इंक्लिनेशंस ये आर्टिकल कंटिन्यू करते हुए अब हमारा काम सिर्फ स्लोप्स की पैरेललिज्म जिनकी उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म के रिलेटेड ये वाला लेक्चर है और इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। लाइक दिस m1 equal to m2 for parallelism, m1 multiply by m2 equal to -1 for perpendicularism। इस चीज को यूटिलाइज करते हुए जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नोट करें। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that line joining the points this and this। एक लाइन इन दो पॉइंट्स ने बनाई, एक लाइन इन दो पॉइंट्स ने बनाई। जाहिर है जब भी ऐसे एक पॉइंट एक और पॉइंट उनको यूं ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन किया कोई लाइन बनी होगी, इन दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो कोई एक और लाइन ऐसे बनी हुई होगी सी और डी से ए और बी। हमारा क्वेश्चन है कि के की जगह क्या लगाया जाए कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं इस तरह से, फिर के क्या होगा और ये दोनों लाइनें यूं हो जाएं परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाएं, फिर के की कीमत क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का यूज है। अल्टीमेटली एंड हमारा कहाँ होना है, जस्ट स्लोप्स। स्लोप कैलकुलेट कर लें। हाँ जी, पॉइंट दो ए और बी यूज किए तो स्लोप आ रही है स्लोप ऑफ ए बी। ये देखिए डिफरेंस ऑफ वाई, अगर डिफरेंस इधर से लेना चाहें या इधर से लेना चाहें, इस वक्त ये डिफरेंस इस साइड से लिया गया है ऐसे ही और इसका भी ऐसे ही, यानी कि ये हो गया वाइज का डिफरेंस तो नीचे हो गया एक्स वालों का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ एक्स जो इससे पिछला लेक्चर था। ये सिंपलीफिकेशन के बाद आपको रिजल्ट मिला, सो इट इज वैल्यू फॉर m1। इसका नाम m1 सपोज कर लिया गया। फिर c और d ये दो पॉइंट यूज करते हुए स्लोप निकाली गई। अब ये देखिए इधर से उधर को डिफरेंस लेके देख लें, -4 ये भी इधर से लिया गया है, 4 -5 डिवाइडेड बाई -6 और -4। ये देखिए ये माइनस फार्मूला का, ये उसका माइनस। अब सिंपलीफिकेशन के ऊपर आ गया माइनस का 1, नीचे हल होके -2, ये माइनस भी कैंसिल हुई तो इसका नाम आपने रख लिया दैट इज m2। दोनों लाइनों की स्लोप्स आ चुकी। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, अगर पैरेलल हो जाए तो फिर के क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो देन के क्या होगा। दो अलग अलग पार्ट्स लेकिन वर्किंग स्लोप्स के साथ। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, लाइंस आर पैरेलल, सो अगर हम पैरेलल को यूज करेंगे तो m1 इज इक्वल टू m2। एम्प्लाइज ये हो गई आपके पास m1 की कीमत, ये हो गई आपके पास m2 की कीमत, दोनों को इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये दो इस 9 से मल्टीप्लाई होके 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये k -7 उस 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो वही रहेगा। ये हो गया माइनस का 18 k -7, -7 इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट किया, इधर आके ये 7 इधर आके प्लस हो गया तो -11 इज द सॉल्यूशन। ये k की कीमत हो गई अगर लाइंस को पैरेलल रखा जाए। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा है, अगर लाइंस को परपेंडिकुलर रखा जाए तो देन m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1। ये रहा m1, ये रहा m2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज -1। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये k -7 और ये 2 दोनों दूसरी तरफ शिफ्ट होके यहां पहुंच गए 2 और k -7, इधर आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, नीचे वाले दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं बनेगा 2 इंटू k -7, ये वाला ग्रुप बनेगा जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फिर ग्रुप उठा के यहां आ गया एज इट इज
ये माइनस का सिंबल इधर मौजूद है और अब ये वाला माइनस आपका कैंसिल हुआ। अगले स्टेप में ये 9, अब ये देखिए ये माइनस खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 रह गया। 2 उससे मल्टीप्लाई होके 2 के, उससे मल्टीप्लाई होके 14, ये 14 भी इधर शिफ्ट कर दिया, 9 प्लस 14 सो इट्स 23। और फाइनली अब आपके पास k इक्वल टू 23, ये आपके बाई 2, ये k की वैल्यू रही। तो इस तरह से पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म का यूज करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। वंस मोर इसी तरह का काम है क्वेश्चन 6। ये 3 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम उस डायग्राम को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, यानी कि यहां से यूज किस चीज का करना है, जितनी स्लोप इसकी उतनी ही इसकी, जितनी स्लोप इसकी उतनी ही इसकी। एक्चुअल टास्क ये है जो यहाँ करवाना चाहता है बुक वाला या प्रैक्टिस करवाना चाहता है, लेकिन हमें तो यूं कहा है कि 3 वर्टिसेस ए बी सी कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मींस लगातार, ए बी सी कंटिन्यूसली दिए हुए हैं। ये 4th वर्टेक्स डी से उसका कोई भी नाम रखें, वो हमसे पूछा गया है 4th वर्टेक्स बता दें। आप जिस तरीके से मर्जी बताइए, यहां हम डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला से भी वर्किंग कर चुके हैं इस चैप्टर में, सो हम वो तरीका लगा रहे हैं। स्लोप्स लगाई जा सकती है, कोई बाउंड नहीं किया गया यहां पर। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है। ये इसका बेनिफिट आपको एमसीक्यू में भी होगा, एंट्री टेस्टों में भी होगा। जो पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल एक दूसरे को हाफ से काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये देखिए ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल। ये दोनों डायगोनल की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इधर से मिड पॉइंट बनाए तो भी वही आएगा, इधर से मिड पॉइंट बनाए तो भी यही आएगा, क्योंकि रूल ये है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो एमसीक्यू के लिए तैयार रखिए, बहुत जगह पे यूज होगा और बेनिफिट भी देगा आपको काम आसान करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर है, इसका यूज बताने के लिए मैंने इस तरीके को यूज किया है, शॉर्ट भी चलेगा और आपको ये वर्किंग भी आ जाएगी। हाँ जी, पहले इस ए और सी को यूज करते हुए मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला अगर भूले नहीं है, डे 1 जिस वक्त चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर था आपका मिड पॉइंट और डिस्टेंस। तो अगर किसी को अभी टेंशन है तो वो पहला लेक्चर देख ले, उस पे 2-4 मिनट 5 मिनट लगाए, वहां से आप मिड पॉइंट की प्रैक्टिस कराइए। नहीं तो यहां फिर बताई जा रही है इसका x इसका x, दोनों के x ऐड किए डिवाइडेड बाय 2, ये उस मिड पॉइंट का x बन गया। फिर दूसरा हिस्सा इसका y उसका y, दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये मिड पॉइंट का y बन गया। सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये हो गया 8/2, ये हो गया 3/2, ये इससे कैंसिल होते हुए 4 और 3/2। AC डायगोनल का मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया, वो उसकी कीमत है। अब हम यही फार्मूला इस B और D पर लगाएंगे। BD का मिड पॉइंट कैसे लिया जा रहा है, इसका x दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दें, ये लें, उधर को x है, इधर को -2 है, दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। y बनाना चाहते हैं तो इसका y और इसका y दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी वही होगा, इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी वही होगा, तो दोनों मिडिल पॉइंट्स को आप इक्वेट कर देंगे। ये वाला मिड पॉइंट दूसरे वाले मिड पॉइंट के बराबर रखा गया, तो दोनों को कंपेयर करते हुए ये जिनको सर्कल किया, इसका x उसके x के इक्वल आ रहा है, और ये जिनको गुड लगाया गया उसका y उसके y के इक्वल आ रहा है। अब यहां से ये 2 इधर शिफ्ट हुआ, तो 2 × 4 8, बाकी फिर 2 इधर शिफ्ट होके प्लस हुआ, x की वैल्यू 10। इसी तरह से जब इनको कंपेयर करेंगे, ये 2 और 2 वैसे ही कट जाएगा, तो 3 = y + 2, 2 इधर आके माइनस हुआ, तो y का आंसर 1। तो जो D पॉइंट की वैल्यू बतानी थी वो आपके पास x और y की जगह
रिलेटेड वैल्यूज पुट करेंगे वो आपके पास डी पॉइंट आ चुका। ये एक शॉर्ट वे आपके सामने जैसा भी हल किया गया, यानी कि आपको ये डायगोनल बाइसेक्शन की बात समझानी थी, मिड पॉइंट को रिवाइज करना था, वो बातें हुई। इसके अलावा इसको देख के ही बताया जा सकता है, ये भी रूल मौजूद है, यानी कि जस्ट अगर ये एमसीक्यू आता है एंट्री टेस्ट में तो ये डी पॉइंट देख के बताया जा सकता है डायरेक्ट कि यहां से ये आएगा। और अब मैं जाहिर है वो टेस्ट तो नहीं डिस्कस कर रहा, वो आपसे प्रॉमिस है कि एंड पे एडिशनल लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें ये चीजें जरूर डिस्कस होंगी कि ओरल कैसे बनता है वो डी पॉइंट। जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो विद इन नो टाइम देख के अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक डील करने की कोशिश करें जो सामने है। हाँ जी, एक आपको ये पिछले चैप्टर जब जो इससे जस्ट पहले 4A लेक्चर गुजरा उसमें पॉइंट्स को लीनियर प्रूव करने के लिए एक ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला समझाया था, उसके थ्रू हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करते हैं अगर एरिया 0 बने तो। अगर आपसे पूछ ही लिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, पेज 214 पर एग्जांपल नंबर 5, ये जहां आपकी 4.3 शुरू हुई है ना उसके जस्ट पीछे वाला पेज है, वहां आपसे पूछा गया एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। उस ट्रायंगल के ये 3 कोने हैं, 1 2 और 3, इस तरह की यानी कि ट्रायंगल की पोजीशन है, कोई एक कोना यहाँ पर है, कोई कोना यहाँ पर है, कोई कोना यहाँ पर है, ऐसे 3 कोने हैं। अगर इन 3 कोनों की बात की जाए और ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जाए तो देन ये फार्मूला लिख के बताया था x1 y1 x2 y2 x3 y3, आखिरी लाइन में 1 1 1 था, इधर था 1/2, तो 1/2। हाँ जी, अब इस x1 और y1 की जगह आप किसी एक पॉइंट को यूज कर सकते हैं, मसलन ये हो गया x, ये हो गया y, ये इनकी जगह आ चुका, ये हो गया x, ये हो गया y, ये इनकी जगह आ चुका, ये हो गया x, ये हो गया y, ये x3 y3 की जगह आ चुका, आगे 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को अब एक्सपेंड किया गया, एक्सपेंशन के तमाम स्टेप्स लिख दिए हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है किसी भी बच्चे को कि मैं ये बोल बोल के समझाऊं, अपना टाइम सेव करते हुए, यानी कि 1 इंटू इसका कॉलम और रो छोड़ के ये जो बाकी ये हिस्सा बचा वो आपका उसी तरह एक स्मॉल डिटर्मिनेंट लिखा, फिर माइनस ये आना था, ये लिखा स्मॉल डिटर्मिनेंट, फिर आगे प्लस आना था तो ये डिटर्मिनेंट, फिर इनकी फर्दर सिंपलीफिकेशन करते करते ये c और c 2c हो गया, ये a और a 2a हो गया, ये ब्रैकेट ओपन की, इस ब्रैकेट ओपन करने के बाद आगे ये ac और ac कट गया, बाकी बच गया ab। जब इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये ab और ये ab 2ab ये आपका इससे कट जाएगा 2ab से, बाकी बच गया -4ac, ये भी फाइनली इससे कैंसिल होने के बाद ये -2ac। बस यहाँ बताने वाली ये चीज थी कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, सो वो आप पॉजिटिव कर रहे हैं। ये सेंस इसलिए बनती है कि हमने शुरू में इसकी तरतीब का तो कोई ख्याल नहीं रखा, कौन सा पॉइंट पहले लिखना है कौन सा बाद में, इस वजह से ये माइनस प्लस के इशू आते हैं। तो जब हमें ये जजमेंट ही नहीं करनी कि कौन पॉइंट पहले या कौन बाद में है, हम कहीं भी किसी को रख के हल करेंगे तो ये टेंशन खत्म हुई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एंड पे नेगेटिव आ जाएगा, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए उसको हम पॉजिटिव बना के लिख देंगे। ये एरिया के हवाले से हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी करवानी थी, पिछले ज़ाहिर है लेक्चर में फार्मूला बताया, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आपको ये एक सेट बताया था, अब प्रॉपर क्वेश्चन ढूंढ लिया गया जिसमें एरिया ही पूछा गया है ट्रायंगल का, वो आपको यूज करके दिखा दिया। फर्दर भी एरियाज आएंगे तो उस वक्त इस फार्मूला की प्रैक्टिस अच्छी भली हो चुकी होगी। ये आपका इस वक्त तक 4.3 का स्लोप्स के पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म को समझाने के लिए ये एक कोशिश थी जितनी भी हो सकी। तो बाकी ज़ाहिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बुक बंद करके लेक्चर के बाद आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें जो जो दिए गए हैं, इंशाल्लाह हर तरीके से आपका ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।